अगली सुबह बहुत ठंडी सी तुलु हुई थी। सूरज कहीं बादलों के पीछे था और दर्जा हरारत मजीद गिर चुका था। इस्तांबुल की मस्जिदों के प्याला नुमा गुंबदों के ऊपर से बगले फड़फड़ा के उड़ रहे थे। ऐसे ही चंद बगले उस होटल के डाइनिंग हॉल की खिड़कियों पर आ बैठे थे जहां से अंदर का मंजर दिखाई देता था। कितार दर कितार सफेद मेज पोशों वाली मेजें बिछी थी, ऊंची मखमली कुर्सियां, नफीस क्रॉकरी और चमकती कटलरी। ऐसे ही एक मेज पे कबीरा सादान बैठी थी, रेशमी काफ्तान पहने, कानों और उंगलियों में बहुत से हीरे जिप तन किए, बॉय कट बाल और स्मोकी आई शेडो से मुजय्यन आंखों से मुस्कुराती हुई वो सामने बैठे नौजवान को देख रही थी। आलियान बुफे से अपना नाश्ता डाल के अभी अभी उनके सामने आके बैठा था। वो जीन्स और होड वाली जैकेट में मलबूस था। सुनहरे बाल कंघी करके आज समेट रखे थे। गोरी रंगत सुबह की सर्दी के बायस गुलाबी हो रही थी। कबीर सादान ने मुस्कुराकर एक नजर अपनी प्लेट में रखे क्रोसॉन और कुकीज को देखा और दूसरी निगाह उसकी प्लेट पे डाली जिसमें उबले हुए चंद अंडे, ओकाडो, अवाकाडो, मल्टीग्रीन ब्रेड और फल रखे थे। साथ ही ग्लास में सब्ज रंग की कोई स्मूदी थी जो वो अपने साथ फ्लास्क में लाया था। उबले अंडे को वो अब मैश करके टोस्ट पर लगा रहा था। बुफे में अनबाओ किस्म की अशियाँ मौजूद थीं, उसके बावजूद वो सिर्फ यही उठा के लाया था। कबीरा सादान की गर्दन फखर से मजीद ऊंची हुई। मुझे तुम्हारी सेहत के लिए वैल्यूज अच्छी लगती हैं। आलियान ने दान से टोस्ट को तरते हुए चेहरा उठाकर उन्हें देखा और वापस खामोशी से खाने लगा। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दाएं बाएं मेजों पे छुरी कांटे चलने की आवाज, कहवे की खुशबू और हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी। सफ़ेद उजली वर्दी में मलबूस वेटर उनके करीब आया और नैपकिन में लिपटी कांच की बोतल से उनके ग्लासेस में पानी भरने लगा। वो चला गया तो वो खनखारी, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ पूछना है। आलियान ने स्मूदी का घूंट भरा और फिर उन्हें देखने लगा जैसे कंफ्यूज हो। न जाने क्यों लेकिन बहुत दिन बाद कबीरा सादान को महसूस हुआ था कि जब वो उनके करीब होता था तो भले वो खफा हो या बेजार, उसकी शख्सियत बदल जाती थी। वो पुलिस स्टेशन में मिलने वाले जादूगर जैसा नहीं था जिसने खुद को खौल में बंद कर रखा था और चाहने के बावजूद वो उस खौल को तोड़ नहीं पाई थी। अब उसका खौल चटकता दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ना, माहिर फरीद मेरे पास आएगा। वो आया था, वो सादा से अंदाज में बताने लगा। कबीरा को लगा कि वो जो कहने आया था वो नहीं कह रहा बल्कि बात बदल दी है। वो क्रॉसॉन का टुकड़ा दांतों से कुतरते हुए गौर से उसे देखे गई। एक तवक्कुफ के बाद आलियान फिर से खंखारा। वो मुझसे पूछ रहा था कि नगीना बेगम बच्चों का क्या करती थी। क्या करती थी? आलियान ने कंधे उचकाए। मैं ये डिस्कस करने यहाँ नहीं आया। फिर क्या डिस्कस करने आए हो? उसने जैसे थूक निकला। शायद वो कोशिश कर रहा था कि उसका खौल न चटके, लेकिन कुछ था जो बार बार उस खौल में दरार डाल रहा था और हर दरार के साथ कबीरा सादान की मुस्कुराहट और उनका एतमाद बढ़ता जा रहा था। वो जितना खुद को मजबूत और बेनियाज जाहिर कर ले, वो एक छोटा सा लड़का ही था। बताओ आलियान, क्या जानना चाहते हो? आलियान ने आंखें उठाकर उनकी आंखों में देखा। जब मैंने हिलाल का जिक्र किया तो माहिर फरीद के चेहरे पर एक तासुर उभरा। उस तासुर ने मुझे ये बात करवाया कि अगर मैं कभी हिलाल के करीब गया तो वाकई मुझे जान से मार देगा। कबीरा की आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारा हिलाल से क्या लेना देना? उनकी समझ में नहीं आया कि वो हिलाल का जिक्र उनसे क्यों कर रहा था। बात हिलाल की नहीं है, उस तासुर की है जो मैंने माहिर फरीद की आंखों में देखा था अपनी बहन के लिए। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल ना सके। मेरी भी एक बहन है ना? कबीरा सादान की आंखों के गोशे भीगने लगे। उन्होंने इस बात से आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। वो पाकिस्तान में है, घर पे। आलियान खामोशी से ब्लैक कॉफी के घूंट भरने लगा और वो उसी उम्मीद से उसे देखे गई। क्या तुम कभी उससे मिलना चाहोगे? नहीं, वो एकदम तेजी से बोला, फिर हल्के से कंधे उचकाए। मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं है आपकी बेटी के साथ। मैं उससे मिलके क्या करूंगा? लेकिन उसका सवालिया नजरों से उन्हें देखा, जैसे उनके चेहरे पे कुछ खोज रहा हो। आप उसकी शादी जियाद से क्यों करवाना चाहती थी? क्या उससे बेहतर कोई इंसान आपको नहीं मिला था? आलियान और माहिर फरीद की मुलाकात के वक्त कबीरा सादान मौजूद नहीं थी। वो उसके बावजूद जानती थी कि आलियान की आंखों में वही तासुर था जो उसने माहिर की आंखों में देखा था। वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। उस वक्त मुझे वही मुनासिब लगता था। अच्छा ही हुआ ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या बना उस शादी का? वो बज़ाहिर सरसरी अंदाज में बोला था। कबीरा बेगम ने शाने उचका दिए। कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो करूंगी। आलियान ने आंखें छोटी करके गौर से उन्हें देखा। आप जिस सोशल क्लास से ताल्लुक रखती हैं और जितनी आपके पास दौलत है, क्या आपको कभी अपनी बेटी के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला? वो जैसे हैरान हुआ। कबीरा सादान ने एक दफ़ा फिर कंधे उचकाए। कोई इस काबिल नहीं था, सिंपल, और वैसे भी उन्होंने जैसे थूक निकला। वो घर का ख्याल करती है, मेरा ख्याल करती है।
कॉफी का कप होंठों तक ले जाते हुए आलियान ठहरा, रुक के उनका चेहरा देखा। आपको ख्याल की क्या जरूरत है? आप बीमार तो नहीं हैं? कबीरा सादा ने फिर से थूक निकला। मैं किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करती, और न ही मेरे कमरे की सफाई मुलाजिम कर सकते हैं, और मेरे बर्तनों को कोई और हाथ नहीं लगा सकता। वो ये सब चीज़ें देखती है। और अब वैसे भी मैं डरती हूँ कि कहीं उसका रिश्ता किसी नामालूम इंसान से कर दिया और वो ज़िया सुल्तान जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? इससे बेहतर है कि वो अपनी माँ के साथ रहे, हिफाजत में। आलियान बहुत धीरे से पीछे हुआ। आंखें छोटी करके ताज्जुब से वो अभी तक उनको देख रहा था। लेकिन यहाँ पे आप रेस्टोरेंट का बना हुआ खा रही हैं। रेस्टोरेंट की बात अलग है। पाकिस्तान में मुलाजिमों को रिश्वत देना बहुत आसान है। वो किसी के खाने में कोई भी ताबीज़ या फूंकी हुई जादू की शय मिला सकते हैं। इसलिए काफ़ी अरसे से मैंने ये डिपार्टमेंट अनाया को दे दिया है। आलियान के अब्रू हैरत से ऊंचे हुए। यानी आप अपनी बेटी की शादी इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि वो आपको जादू से बचाती है, और आपको किसी मुलाजिम पर भरोसा करके खुद को जादू का शिकार नहीं करना? कबीरा सादान ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ख्याल करती है, और मैंने कहा ना, अभी तक कोई रिश्ता रिश्ता ही नहीं मिला जो उसके काबिल हो। फिर वो आगे को हुई और दोनों हाथ बाहम फंसाकर मेज पे रखे। गौर से उसको देखा। क्या तुम अनाया से मिलना चाहोगे? मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम तीनों एक साथ एक मेज पे बैठे। आलिया ने धीरे से नैपकिन पर हाथ रखा। इस मुल्क से मैं इतनी आसानी से नहीं निकल सकता जितना आप समझती हैं। वो बोला तो उसके लहजे में तनाव था। माहिर फरीद ने ना जाने आपके सामने मेरा क्या इमेज बनाया है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने पुलिस को बताई है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स पढ़ाई की वजह से मुझसे छूट गए हैं। मैं उनको इतना टाइम नहीं दे सकता, और अभी तक मेरे ऊपर वो कर्जे मौजूद हैं जो मैंने उन बरसों में लिए थे जब नगीना बेगम ने मुझे छोड़ दिया था। यानी उनका काम ठप हो गया था। उनकी सारी दौलत ज़ियाद सुल्तान के पास चली गई थी और मैं खाली हाथ रह गया। मैंने खुद को यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचाया है, इसलिए जब तक मेरे कर्जे नहीं उतरते मैं इस मुल्क से नहीं निकल सकता। कितने कर्जे हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आलियान के उब्रू तलखी से इकट्ठे हुए। उससे बेख्तियार मग परे धकेला। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में पूछने आया था। बाकी जो भी करना है मैं खुद कर लूँगा। मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कुछ अरसे में उसको बेच दूंगा। फिर अपने कर्जे उतार कर अगर कभी मुझे मौका मिला तो शायद आपके घर आऊँ, और शायद हम तीनों एक साथ बैठ सकें। उसने नैपकिन से होंठ थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। कबीरा सादान ने गीली आंखों से मुस्कुरा के उसे उठते देखा और इस बात में सर हिलाया। वो इससे ज्यादा उसको अपने साथ नहीं बिठा सकती थी। जानती थी कि वो किसी स्प्रिंग की तरह उछल के दूर चला जाएगा। अपनी मर्जी से वो उनसे जितना ताल्लुक रखना चाहता था उनके लिए यही बहुत था। बेला आखिर वो तीनों एक साथ एक मेज पे बैठने के करीब थे। कबीरा, अनाया और आलियान। उनकी हैप्पी एंडिंग की तिकोन। सरियार की अपार्टमेंट बिल्डिंग पर वो सुबह वैसे ही सर तुलो हुई थी। सुजैन जिस वक्त अपने कमरे से निकली उसके बाल घुंघराले और मेकअप मुकम्मल था। अलबत्ता लिविंग रूम का मंजर देखकर बहुत सा तासुरात एक साथ चेहरे पर आए थे। भवियां इकट्ठे करके किचन काउंटर तक आई और इधर उधर भागती हमें फैजी हानम को रोका। ये क्या हो रहा है? फैजी हानम ने एक सरसरी नज़र लिविंग रूम पर डाली, जहां सोफे पर एक स्लीवलेस जैकेट में मलबूस मूंछों वाला आदमी टांग पर टांग जमाए बैठा था और चाय की प्याली के घूंट भर रहा था। उसकी निगाह हिलाल के कमरे के दरवाजे पे जमी थी। माला को कहीं जाना है, वो अपना बच्चा छोड़ के जा रही है, इसलिए एक पुलिस एहलकार यहाँ रहेगा और बाकी बाहर। घर ना हुआ, फोस्टर होम हो गया। सुजैन ने नाक सुकेड़ा, बेजारी से सिर झटका और अपना मग उठाया। बिरबल कहाँ है? मालूम नहीं। फैजी हानम कंधे उचका के ओवन की तरफ बढ़ गई तो सोजी ने सोचती नजरों से उनकी पोस्ट को देखा। क्या वो रात भर घर नहीं आया? उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। जवाब फैजी हानम के बजाय माहिर की तरफ से आया तो सोजी बेअख्तियार अपनी हील्स पे घूमी। सीढ़ियों से उतर के नीचे आते माहिर को देखकर उसने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए। ओह, कौन सा दोस्त? शुएब। शुएब कौन? जितनी खबर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी की है उतनी दोस्तों की भी होनी चाहिए थी। बहरहाल उसे जल्दी में लंदन जाना पड़ा है। काफ़ी देर वो तुम्हें उठाता रहा, लेकिन गालिबन तुम कोई दवा लेकर सो रही थी। एक नापसंदीदा नज़र सुजैन पे डाल के वो आगे बढ़ गया। रुख हिलाल के कमरे की तरफ था। सौजी ने मग रखा और उसके पीछे आई। अधखुले दरवाजे से अंदर का मंजर दिखाई देता था। हिलाल बैठ के किनारे पर बैठी थी, साथ नन्हा बदर था। माला सामने पंजों के बल बैठी बदर के बालों में हाथ फेरती कुछ कह रही थी। सौजी को यहाँ से माला की पूछ दिखाई देती थी। माहिर भी उनके करीब जा रुका था। मैं शाम तक आ जाऊंगी, तब तो हिलाल के साथ रहोगे, ओके? वो बच्चा खामोशी से उसे देखे गया, फिर सर इस बात में हिला दिया। माला ने गर्दन मोड़ के लाउंज में बैठे पुलिस एहलकार की जानिब इशारा किया। चौकट में खड़ी सौजी को सर के अजबा से सलाम किया। वो अच्छा आदमी है, ओके?
اس سے نرمی سے کہا تھا، لیکن بدر نے ایک دم تیزی سے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا، پھر واپس مالا کو، پھر اوپر ماہر کو، دوبارہ دروازے کی درد سے دکھائی دیتے پولیس آفیسر کو، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور سر واپس جھکا لیا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پولیس اہلکار کو دیکھا اور پھر واپس بدر کو۔ البتہ مالا اسی طرح کہی گئی۔ بدر کا ناشتہ بنا پڑا ہے اور اورنج جوس بھی۔ بدر ناشتہ کرے گا، ٹھیک؟ وہ اپنی بیبی لینگویج میں اس کو ہدایت دے رہی تھی۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور واپس بچے کو۔ وہ چونکا کیوں تھا؟ کیا اس نے پہلے اس اہلکار کو دیکھ رکھا تھا، یا کیا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، مالا کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس کی ماں تھی، شاید وہ بچہ بار بار ایسے ہی چونکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کے لیے غیر معمولی نہیں تھا تو اسے فضول نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا کھنکھارا۔ میں کوٹ لے کر آتا ہوں، اس کو اطلاع دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو واپس اسی طرح ہدایات دیتی رہی۔ ماہر چوکٹ میں سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ سوزی نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر واپس مالا کو۔ جب وہ بالآخر بدر کو فیضی خانم کے حوالے کر کے اور ان کی بہت سے تسلی کے بعد وہاں سے پلٹی تو دیکھا سوزین کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ مالا رسمی سی مسکرائی اور گزر کے آگے جانے لگی۔ جب تم اپنے بیٹے کا بہت خیال کرتی ہو، اس سے بہت پیار کرتی ہو، سو سویٹ۔ مالا نے اسی طرح مسکرا کے سر کو خم دیا۔ سوزین کافی مشین میں بینز ڈالتے ہوئے آنکھیں اسی پہ جمائی ہوئی تھی۔ لیکن سنو، جب بھی شادی کرنا، کسی ایسے آدمی سے کرنا جو تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ قبول کرے۔ وہ جراحداری کی طرف پلٹ رہی تھی، ان الفاظ پہ ٹھہر گئی، الٹے قدموں گھومی اور ٹھک ٹھک چلتی اس کے سامنے آئی۔ اگر میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں آنے دیا تو اس مرد کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا میری ذات کا حصہ ہے، کوئی مجھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا قبول کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی مرد کو قبول کروں گی نا، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کی امان میں دیا ہے۔ اوکے، لیکن اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوزین نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ مالا نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ کوئی مرد کسی بچے کی ماں سے شادی کر کے اس بچے کو قبول کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت اگر اس مرد کو اپنے بچے کے قریب آنے دیتی ہے تو اس پر احسان کرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ ضبط سے ایک لفظ چبا کر کہا، ایسے کہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس گفتگو سے بے خبر ماہر اوپر اپنے کمرے میں کھڑا الماری سے کوٹ نکال رہا تھا۔ ایئرپورٹس کانوں میں لگے تھے۔ بربل کو ایک دوسرا نمبر لے کر دیا ہے، ابھی اس سے بات ہو گئی تھی۔ وہ بودرم پہنچ گیا ہے، کچھ دن وہیں رہے گا۔ گڈ۔ مالک فرید کی مشینی آواز ابھری۔ اس کو سوزے سے بات تو نہیں کرنی تھی؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میک شور کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ نہیں کرے گا۔ مالک فرید کے لہجے میں افسوس ابھر آیا۔ براق اور سوزین، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جب تک نیچے آیا سوزین اپنا ناشتہ کرتی کسی فون کال پر مصروف تھی، یا شاید وہ بار بار بیربل کو فون کر رہی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے سر جھٹکا اور کسی اور کو فون ملا لیا۔ اس کا لیدر بیگ اس کے ساتھ تھا، غالباً وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے اترتے ماہر کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اونی کوٹ بازو پر ڈالے بلیک پینٹس پہ سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ وہ راہداری کی جانب موڑ رہا تھا جب سوزین نے پیچھے سے مسکرا کے کہا۔ اس نے ڈے کہا تھا یا ڈیٹ؟ ماہر فیصلہ نہ کر سکا۔ البتہ اس وقت وہ سوزین کے منہ نہیں لگ سکتا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائز سویٹر پہن رکھا تھا، جس کے گریبان پر سیاہ فاختہ جھولتے دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ میں ٹوپی تھی۔ چہرے پر 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ ابرو اکٹھے کیے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اسی کے پیچھے لفٹ تک آیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کر دیکھ کے سر ہلاتی ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا اور اب جیسے کچھ ہوا تھا۔ لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی تھی۔ ویدر فورکاسٹ دیکھ لی تھی؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے آیا۔ ویلے اس کی کار عمارت کے سامنے لا چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی۔ بس کار کی طرف آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ کھنکھارا تھا۔ نہیں۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔
टोपी गोद में रखी हुई थी। आज शहर खिज़ां आलूद और बेरौनक था। कार में हीटर ऑन था। अलबत्ता बाहर दिसंबर का सुरमईपन हर जगह फैला था। माहिर ने फोन होल्डर में अपना मोबाइल खड़ा किया, मैप ऑन किया और कार हाईवे पर डाल दी। उस दौरान चंद एक दफा उसने कनखियों से कश्माला का चेहरा देखा था। वो उसी तरह बाहर देखे जा रही थी। कार में सिर्फ खामोशी थी या संदल के कार फ्रेशनर की खुशबू। सड़क पर निगाहें जमाए माहिर फरीद के जहन ने जमा तफरीक शुरू की। अभी बदर को ड्रॉप करने से पहले उसने माहिर को टेक्स्ट किया था कि वो कभी इस्तांबुल से बाहर लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई और वो एक्साइटेड है। और फिर जब वो बदर को छोड़ने आई तो एक्साइटेड लग भी रही थी। इसी एक्साइटमेंट में उसने पूछा था कि चूंकि ड्राइव लंबी है तो क्या वो रास्ते के लिए सैंडविचेस रख ले। और जवाब में माहिर ने बहुत संजीदगी से कहा था, बिल्कुल रख लो, शहर के सारे रेस्टोरेंट्स तो हड़ताल पर है ना। अच्छा, क्यों? फिर अगले ही लम्हे समझ आने पर आंखें घुमा के आगे बढ़ गई थी। क्या उसने इस बात का बुरा मनाया था? लेकिन नहीं, उसके बाद वो ठीक थी। फिर वो ऊपर अपना कोट लेने गया था। वो वापस आए तो वो जा चुकी थी और सौजी वहां खड़ी थी। अचानक से एक ख्याल उसके जहन में कूदा, सौजी। सौजी ने कुछ कहा है? उसने चौंक के माला को देखा। कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो से चिढ़कर बोला। लेकिन वो समझ चुका था। इन चंद मिनटों में यकीनन सौदी की तरफ से कुछ हुआ था। स्टेयरिंग पर जमे उसके दोनों हाथों की रगें तन गई। सौजी को नजरअंदाज करो, उसकी मुद्दत इस घर में गिनी जा चुकी है। माला ने चौंक के उसे देखा। क्या मतलब? बिरबल उसे डिवोर्स दे रहा है। कशमाला एकदम उसकी तरफ पूरी घूम के बैठी, ऐसे कि आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या मतलब? ये कब हुआ? बिरबल को बिल आखिर सौजी की असलियत मालूम हो चुकी है और इसीलिए वो यहाँ से दूर चला गया है। तब तक मैं डिवोर्स पेपर्स तैयार करूंगा और एक मिनट, कैसी हकीकत? शुरू से बताओ। वो जैसे अपनी सारी नाराजगी भूल के पूरी उसकी तरफ घूम चुकी थी। माहिर फरीद को सौजी और बिरबल की डिवोर्स की खुशी पहली दफा दिल से महसूस हुई थी। कार में फैला तनाव एकदम से अनका हो चुका था। बिरबल को उस पर शायद शक था, इसलिए उसने उसकी मैकबुक खोली। व्हाट्सएप पे एक लॉक चैट थी जिसको उसने पढ़ लिया और उस चैट के मुताबिक सौजी उससे बेवफाई कर रही थी। माय गॉड, वो जैसे शिजदर रह गई थी। सर दाएं बाएं हिलाया, फिर चौंकी। लेकिन बिरबल तो उसके बहुत आगे पीछे फिरता था। फिर उसने अचानक अपनी बीवी की जासूसी करने का कैसे सोचा? उसे जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी। माहिर अली फरीद ने सादगी से कंधे उचका दिए। पता नहीं यह आइडिया उसे कैसे आया। और उसने सौजी का फोन नहीं खोला बल्कि उसकी मैकबुक खोली, यकीनन उसके फिंगरप्रिंट से। ये भी कोई अच्छी हरकत नहीं थी। बिल्कुल, काफी गैर इखलाकी हरकत है। माहिर ने उसकी तायद की। वो अभी तक अफसोस से सर दाएं बाएं हिला रही थी। लेकिन फिर वो यहां से चला क्यों गया? उससे बात तो करता। पता नहीं, उसकी मर्जी। वो रुकना नहीं चाहता था। मुझे कहा कुछ दिन में वापस आ जाएगा, तब तक मैं पेपर्स वगैरह बनवा लूं। लेकिन बिरबल ऐसे कि उसको कैसे छोड़ सकता है? वो उसकी बीवी है। उसे एक दफ़ा सुजैन से बात करनी चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए या वजाहत मांगनी चाहिए। इस चीज़ के बाद वो साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, मुझे मालूम है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बिरबल को उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन उसको एक दफ़ा अपनी बीवी से बैठ के बात करनी चाहिए। आखिर दोनों ने शादी की है। वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है। तुम जानती हो ये शादी कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? बिरबल की डिस्परेशन और सुजैन का लालच। अगर ये शादी खत्म हो रही है तो बिरबल को चाहिए कि जितनी जल्दी हो इसे खत्म कर दे ताकि वो इस चीज से निकले। मगर ये शादी है माहिर। जब इंसान शादी करता है तो मियाँ बीवी मिल के खैमा लगाते हैं। फिर उस खैमे की मीखें ज़मीन में इतनी मजबूती से गाड़ते हैं कि भले आंधी आए या तूफान, उन्हें अपने खैमे को उड़ने नहीं देना होता। बाहर जो कुछ होता रहे, बर्फबारी आए या कोई जंग छिड़ जाए, मियाँ बीवी को अपने खैमे को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से अगर एक आंधी के पहले ही झोंके पे खैमा छोड़ के चला जाए तो ये कमिटमेंट तो ना हुई। कम से कम उससे बात तो करता, उसकी बात तो सुनता। वो अफसोस से कहती बाहर देखने लगी। माला ने जवाब नहीं दिया। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो हाईवे पर एग्जिट ले रहा था। माला के पूछे बिना बताया, फ्यूल डलवाना है। चंद मिनट तक कार फ्यूल स्टेशन पर रुक गई। वो बाहर निकल गई। फिर फ्यूल भरवा के वो माला की खिड़की की तरफ आया और उंगली से उस पर दस्तक दी। वो जो सर पीछे टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी, चौंक की उठी, फिर शीशा नीचे किया। कॉफी पियोगी? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो सीट बेल्ट खोलने लगी। फिर बाहर निकलकर पिछली सीट का दरवाजा खोला तो उसके कोट के साथ माहिर का भी कोट रखा था। इससे पहले कि वो माहिर के कोट को पकड़ के हटाती, वो तेजी से आगे बढ़ा। मैं कर देता हूँ। जल्दी से अपना कोट साइड पे किया और उसका कोट उठा के उसे दिया। मैं सिर्फ अपना बैग ले रही थी। वो उसके एकदम से आगे बढ़ने पर बेख्तियार पीछे हुई।
माहिर ने झुक के उसका बैग निकाला, उसके हाथ में दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कॉफ़ी शॉप की जाने पड़ गई। अलबत्ता माहिर ने अपने कोट को दोबारा से तय किया और सीट के दूसरे किनारे पर रख दिया ताकि वो माला के कोट से दूर रहे। फिर उसके पीछे आया। जब तक वो कॉफ़ी शॉप के अंदर पहुंचा, वो कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुकी थी। वो उसके साथ आ खड़ा हुआ, पेमेंट की, और जब बारिस्ता ने दोनों कप उनके सामने रखे और माहिर ने अपनी कॉफ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो माला ने उसके कप पर हाथ रख दिया। उसने चौंक के माला को देखा। सर पर सफ़ेद टोपी पहने वो संजीदा सब्ज आंखों से उसे देख रही थी। क्या तुम ये कॉफ़ी पूरी ख़त्म करोगे? ना गिराओगे ना बचाओगे? उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। यस मैम। वो इन्हीं गिला आमेज नज़रों से उस कॉफ़ी स्नॉब को देखे गई। हाथ अभी तक कॉफ़ी कप के सामने रुकावट बना हुआ था। नहीं गिराऊंगा। माहिर को फिर से तसल्ली देनी पड़ी। तब उसने अपना हाथ हटाया। बिना कोट के चंद लम्हे के लिए निकलने पे भी थर्मल और स्वेटर की तहें पहनने के बावजूद उसे शदीद सर्दी लगने लगी थी। उन्हें वापस कार में बैठना था। कॉफ़ी वैसी ही थी जैसे किसी फ्यूल स्टेशन की कॉफ़ी मशीन की हो सकती थी। ड्राइव करते हुए माहिर के कप में कॉफ़ी की सतह थोड़ी ही नीचे हुई थी जब उसके चेहरे पर नापसंदीदगी उतरने लगी। अलबत्ता कनखियों से माला का चेहरा देखा, जो बार बार उसके कप को देखती और फिर सामने देखती अपना घून भरती थी। उसे ये खत्म करनी थी। वो उसका मूड दोबारा खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता था। बादले नखवास तो उसने बड़े बड़े चंद घून भर के वो कड़वा स्याल माया अपने अंदर उतारा। सफर खामोशी से जारी था। अब कार के एक तरफ पानी दिखाई देना शुरू हो गया था। अलबत्ता आबादी के अभी कोई आसार नहीं थे। फिर से बताओ, हम अगवा क्यों जा रहे हैं? वो खिड़की से बाहर पानी को देखती पूछने लगी। वहां एक बूढ़ा कपल रहता है जो टेपेस्ट्री बनाते हैं। माला ने चौंक के उसे देखा। टेपेस्ट्री? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। हिलाल को भी उन्होंने सिखाई थी। हम छुट्टियों में यहाँ आते थे। वो शीले के कपड़े से टेपेस्ट्री और पेंटिंग्स बनाते थे। यह गो का मशहूर कपड़ा है जो हाथ से बुना होता है और उसमें से समंदर की खुशबू आती है। इंटरेस्टिंग। वो सामने देखते हुए मुस्कुराई। उनके पास एक टेपेस्ट्री है, घोड़ों की। मुझे वो बहुत पसंद है। वो शीले के कपड़े पे हाथ से बुनी हुई है। मैं उसको कर्मजी इमारत में अपने ऑफिस में रखना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी कीमत पर मुझे देने पर तैयार नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं उनको कन्विंस करूँ कि वो तुम्हें ये टेपेस्ट्री दे दें? क्या तुमने पैसे ऑफर करने की कोशिश नहीं की? जवाब में माहिर ने जैसे बुरा मान के उसे देखा। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती कश्माला हानम। उस टेपेस्ट्री के साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी है। कश्माला ने इस बात में सर हिलाया। ओके, मुझे कुछ बताओ उनके बारे में। वो दोनों कौन हैं? वो आगो का एक खूबसूरत घर था। कासिम पत्ती के फूलों से मुज़य्यन बागीचा, पथरीली रविश, इख्तिताम पे जीने और फिर दरवाज़ा। चौखट पर बेलों की आराइश थी। अंदर जाओ तो लकड़ी का एक लिविंग रूम बना था जिसकी ऊंची खिड़कियों के पर्दे हटे थे, और एक आराम कुर्सी पर कदरे भारी सी औरत यूं बैठी थी कि पैर ऑटोमैन पे रखे थे। हाथ में ऊन की सिलाइयां थी और नाक पे ऐनक लगाए वो उंगलियों के सुस्त रवि से घुमाती ऊन का स्वेटर बुनती जा रही थी। बॉब कट बाल सिल्की और सफ़ेद थे और कानों में मोटी मोटी सोने की बालियां थी। वो गाहे बगाहे निगाह उठाकर नीली आंखों से घड़ी को देखती थी। फिर पीछे कहीं किसी को आवाज़ दी। माहिर अभी तक नहीं पहुंचा। पीछे किचन से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दे रहा था। ड्रेस पैंट और शर्ट पे स्वेटर पहने वो धीरे धीरे चलता, दो कप उठाए हुए जिनसे भाप उड़ रही थी। हाथों में लर्जिश थी। उसकी गर्दन उम्र रसीदगी के बायस कदरे झुकी हुई थी और बाल अपनी बीवी की निस्बत उड़े उड़े थे। आमतौर के मर्दों के बरक्स वो बिल्कुल क्लीन शेव था। लिविंग रूम में आते हुए घड़ी पे एक निगाह डाली, फिर सर दाएं से बाएं हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। सामने खिड़की के साथ एक 4/5 फीट का फ्रेम रखा था जिसके ऊपर मोटी सफेद चादर डली थी। आगा और बानो वो आर्टिस्ट लोग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं और एक ज़माने में शीले के कपड़े को एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने बहुत से वर्कर्स रखे हैं जो दरिया के किनारे जौक दर जौक खड़े आज भी हाथों से शीले का कपड़ा बुनते हैं। आगा के हाथ में रशा है जिसके बायस उसे एक टेपेस्ट्री बनाने में कई महीने लग जाते हैं, इसलिए उनकी हर टेपेस्ट्री उनके लिए बहुत कीमती होती है। फिर तुम्हें उनसे उनकी टेपेस्ट्री नहीं लेनी चाहिए, माहिर ने मजीद बुरा मानकर कहा। तुम किसकी साइड पे हो? माला ने शाने उचका दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। सूरज कहीं बादलों के ऊपर से चमकने की कोशिश कर रहा था और सुरमई दिन में हल्का सा सुनहरीपन अच्छा लग रहा था। अलबत्ता मुकम्मल तौर पर धूप नहीं निकली थी। कार उस बल खाती सड़क पर आगे बढ़ रही थी जब वो खनकारा। वो जो तुमने कहा खैमा लगाने के बारे में, खुद से नहीं कहा था, कहीं पढ़ा था। वो गर्दन पूरी मोरे बाहर देखे गई। जो भी था, क्या तुम खुद भी इस पर यकीन रखती हो? किस पर?
यही कि शादी एक खैमा लगाने के जैसे होती है, वो खैमा जिसको तूफान और आंधी में थाम के बैठना होता है। माला ने पूरा चेहरा मोड़ के उसे संजीदगी से देखा। तुम पूछना क्या चाहते हो? इस ट्रेनिंग पर जमे माहिर के हाथों की रगें मजीद तन गई। क्या तुमने कभी दोबारा उस खैमे को लगाने की कोशिश नहीं की? माला ने चेहरा विंड स्क्रीन की जाने मोड़ लिया। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। ऐसे खामोशी के माहिर को लगा वो जवाब नहीं देगी, और फिर की थी। उसने चौंक के माला को देखा। वो आमसे अंदाज में सड़क को देखते हुए कह रही थी, चंद एक दफा मुझे माही ने और कुछ फ्रेंड्स ने मिलवाया, कुछ लोगों से, अच्छे पढ़े लिखे हाई अचीविंग मर्द, अच्छी फैमिलीज के। उनमें से एक वैंकूवर में इन्वेस्टमेंट बैंकर था, और एक ने मुझे इट्स ओके, वो जल्दी से बोला। उस उसका जैसे हलक तकड़वा हो चुका था। माला ने बात वहीं छोड़ दी, चेहरा मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। कार के अंदर अब जो खामोशी छाई उसमें शदीद तनाव था। उसने गलत सवाल पूछ के गलत जवाब सुन लिया था। फिर तनाव धीरे धीरे कम होता गया। वो छोटी मोटी बातें करते हैं, उस तरफ कौन सा इलाका है, ओह धूप निकल आई है, उस शख्स ने ऐसा लिबास क्यों पहन रखा है, कितना रास्ता रह गया है, यहाँ तक कि आबादी दिखाई देने लगी। वो दो दरियाओं के दरमियान बना शहर था। अगो के मायने भी दो दरियाओं के दरमियान था। पानी के किनारे माचिस की डिब्बियों जैसे बहुत से ऊंचे नीचे घर बने थे। उस शहर में तकरीबन हर शहर पानी के किनारे थी। माहिर ने कार रोकी तो वो बाहर निकली, अपना कोट निकाला, उससे पहना, टोपी ठीक से सर पे जमाई और फुर्सत से अतराफ का जायजा लिया। वो सड़क किनारे एक ऐसी गुजरगाह के करीब थे जिसके आगे पानी था, और एक जानिब लंबी रवेश बनी थी जिसपे जगह जगह मेज कुर्सियां रखी थी और रंग बिरंगे लालटेन ऊपर से लटक रहे थे। उसे यूं ही बलत याद आया, यहाँ रहते हैं वो दोनों? हैरत से माहिर को देखा, क्योंकि वो किसी घर की तवक्को कर रही थी। नहीं, पहले हम लंच करेंगे। माला ने पूरी आंखें खोल के उसे देखा। हम उनसे मिलने आए हैं या लंच करने? उनसे मिलने आए हैं, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ वो कॉफ़ी पी थी जो। वो बहुत मुश्किल से फ्यूल स्टेशन की कॉफ़ी की शान में कुछ कहने से खुद को रोका। और जो लोग मुझे टिप्स देने पे तैयार नहीं हैं, तुम्हारे ख्याल में वो कुछ खिलाएंगे? कशमाला ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और मेज़ों की जाने बढ़ गई। वो कार को लॉक करता उसके पीछे हो लिया। मैंने जो तुमसे पूछा, कार में वो दोनों आमने सामने लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। ऊपर रंग बिरंगे कुमकुमे लटक रहे थे और सामने पुरसुकून पानी बह रहा था। यहाँ पानी नदी की सूरत में बहता था। उसके दूसरे पार भी ऐसी ही मेज़ों की कतार थी और कोई दूसरा रेस्तोरां था। दोनों के दरमियान प्लेट्स रखी थी जिनमें मछली और चटनियों की नन्ही नन्ही कटोरियां थी, साथ ब्रेड के टुकड़े, गरम मछली, ठंडी ब्रेड। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तब भी मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, वो कोनिया मेज पर रखे लुक़मे लेते हुए उसे अंदाज में कह रहा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मैं तो बताने को तैयार थी, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं उन आदमियों की तफसील नहीं पूछ रहा था जिनको कभी तुमने इस काबिल समझा कि तुम उनको अपनी जिंदगी में शामिल करो। सफ़ेद टोपी और सब्ज आंखों वाली लड़की मुस्कुराकर उसे देख रही थी। माहिर के पीछे नदी की सूरत पानी बह रहा था। धूप उसकी पुश्त पर थी। हमेशा की तरह वो धूप और माला के दरमियान था, किसी आड़ की तरह। मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे अंदर दोबारा उस खैमे को लगाने का हौसला है? माला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। उससे बहुत सा थूक निकला, अलबत्ता आंखें माहिर पे जमी थी। तुम जानते हो मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। ये भी जानते हो कि मैंने पहली शादी कितनी उम्मीद से की थी, जैसे हर लड़की करती है, लेकिन वो नहीं चल सकी। उसके बाद दोबारा यह कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, खुद को तैयार करना। लेकिन यही फ़र्क होता है मर्दों और औरतों में। माहिर ने चौंक के उसे देखा। ब्रेड तोड़ती उंगलियां थम गई। औरत भले कमिटमेंट के लिए तैयार ना हो, लेकिन उसे कोई भरोसे के काबिल मर्द मिले तो वो खुद को तैयार कर लेती है। लेकिन मर्द जब तक तैयार नहीं होते वो कमिटमेंट नहीं करते, चाहे सामने दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की ही क्यों ना हो। और जब तैयार हो जाए तो पहली ही दस्तयाब लड़की से शादी कर लेते हैं, चाहे वो जैसी भी हो। जैसे बिरबल, जब वो तैयार था तो उसने सौजी से। नहीं माहिर, मैं बिरबल की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम तैयार नहीं थे जब तुम लाहौर छोड़ के आए थे। दरिया किनारे रंगीन कुमकुमों के दरमियान एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर चीज़ इतनी पेचीदा ना होती अगर तुम उस वक्त बिना कुछ कहे लाहौर छोड़ के ना जाते। लेकिन तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे अपना सच बता सको। अगर तुम मुझे अपने मुंह से सच बता देते तो आज हम इधर ना होते। यह कम अज़ कम मैंने तुम्हारी बात सुनी होती ज़ियाद के मामले में। वो अफसोस से कह रही थी। सारा कसूर मेरा है क्या? नहीं, मेरा भी है। गलत शख्स पे भरोसा किया, जिस पे करना चाहिए था उस पे नहीं कर सकी। उसने झरझरी लेकर सर दाएं बाएं हिलाया। वो उसी तरह देख रहा था। अब कर सकती हो भरोसा?
माला ने आंखें उठाकर उसे देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं था। हाँ ठीक है, मैं लाहौर छोड़ गया था, लेकिन तुम इस्तांबुल छोड़ के नहीं गई, हालांकि तुम्हारे पास बदा का ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी है। शायद उसको लगा था कि उसकी बात पर वो हैरान हो जाएगी, ये शायद शर्मिंदा। अलबत्ता वो उसे संजीदगी से देखे गई। मैं कैसे छोड़ के जा सकती थी, जबकि अभी हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई थी, वो गुफ्तगू जो तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर शुरू की थी। माहिर का सांस एक लम्हे के लिए थम गया। ओह, तो वो इतने दिनों से उसकी गुफ्तगू मुकम्मल करने की मुंतजिर थी, और वो उसके जवाब का इंतजार करता रहा। वो धीरे से पीछे को हुआ, बॉक्स से चंद टिश्यू खींच के निकाले, हाथों और नाखूनों को खाम ख्वार रगड़ के साफ करने लगा। फिर निगाह उठा के उसे देखा तो वो उसे संजीदगी से उसे देख रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम इस शहर में ठहर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जिंदगी दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें हर चीज अकेली करनी पड़ेगी। हर मर्द उस एक मर्द की तरह नहीं होता जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पैमाना बना लिया है। मैं जानती हूँ कि हर मर्द उस जैसा नहीं होता। तुम ये भी जानती हो कि मैंने कभी तुमसे मूव ऑन नहीं किया, कोशिश के बावजूद नहीं कर सका। जारा से शादी कर रहा था किसी और वजह से, मगर तुम्हारे बाद जिंदगी में कोई नहीं आया, और अब मुझे लगता है कि कोई आ भी नहीं सकेगा। वो कह रहा था और वो बस उसी को देख रही थी। उसके पीछे से आती धूप का रास्ता रुक गया था। सिर्फ वो था, ऊपर नीचे लटकते कुमकुमे और नदी जैसा पानी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर तुम इस शहर से में रह जाओ मेरे लिए, मेरे साथ, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ज़ात कभी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, या बदर से जुड़े तुम्हारे अंदेशे सारे दूर हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने दोनों मुठियाँ मेज पर रखी और आगे को हुआ। मैंने और तुमने अपनी अपनी अना में, गुस्से में, गलत फहमी में बहुत सबक ज़ाया किया है, लेकिन मेरे साथ तुम अकेली नहीं होगी। जो खैमा हमने लगाना है वो हम एक साथ लगाएंगे। मैं ये वादा नहीं करता कि कभी कोई आंधी नहीं आएगी या तूफान हमसे नहीं टकराएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तुम्हें और बद्र को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बहुत सी चीज़ों से तुम्हें बहुत से मसले हैं, लेकिन एक चीज़ इस पर तुम कभी शक नहीं कर सकती, वो मेरी फीलिंग्स है। ये पहले दिन से अब तक नहीं बदली। हालांकि दरमियान में तुमने बहुत से मौक़ों पे मुझे गुस्सा भी दिलाया, बहुत हर्ट भी किया और मायूस भी। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं कशमाला मुबीन से मूव ऑन कर जाऊं। मैंने तुम्हारी सारी बुरी बातें याद की, और हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सी बुरी बातें हैं, जिनमें से सबसे सरे फहरिस्त तुम्हारा जिद्दीपन है और दूसरों को बिल्कुल शट आउट कर देना। लेकिन तुम हमेशा जगह छोड़ के चली जाती हो। तुम्हें कन्फ्रंट करने से ज़्यादा फरार बेहतर लगता है, और यही बुरी बातें मेरे अंदर भी हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा यही किया है। इस सब के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि कोई मुझे तुमसे ज़्यादा समझ नहीं सकता, और तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें मुझसे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी किसी के ऊपर दोबारा भरोसा करना ही है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हो, तो क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। उसको देखती माला की सब्ज आंखों में पानी भरने लगा। उसके होंठ बंद थे। क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जिस पे भरोसा किया जा सके। माला उसी तरह उसे देखे गई, कुछ नहीं बोली। तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूँ, कैसा इंसान हूँ। माहिर की आवाज़ में अब जख्मीपन था। वो जैसा तकलीफ से पूछ रहा था। वो क्या कहेगी। क्लासिक मैनिपुलेटर, झूठ और सच को गलत मलत करने वाला, फरेबकार इंसान। वो क्या कहेगी उसके बारे में। वो क्या राय रखती थी उसके लिए, और वो कुछ कह क्यों नहीं रही थी। माला ने पलकें झपकी, बहुत से आंसू अंदर उतारे, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। हमें वापस भी पहुंचना है माहिर, चलो। वो बैग उठा के उठ खड़ी हुई। माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो उसको नहीं देख रही थी। कुछ था जो उसके अंदर डूब के उभरा। फिर उसने सर हिला दिया, खामोशी से चाबी उठाई और कुछ कहे बिना कार की तरफ चल दिया। वो गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहती थी, और इस दफ़ा वही गुफ्तगू अधूरी छोड़ रही थी। अब वो दोबारा इस गुफ्तगू को कैसे शुरू करेगा। कासिम पत्ती के फूलों से मुज़य्यन बागीचा उनका मुंतज़िर था। धूप निकली हुई थी, अलबत्ता ठंड इतनी थी कि उस बागीचे में बैठना नामुमकिन था। सो वो दोनों लकड़ी के लिविंग रूम के अंदर लेदर के सोफे पर साथ साथ बैठे थे। उनके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी भारी भरकम छोटे सफ़ेद बालों वाली बानो बैठी थी। उनको देख के सिलाइयाँ और ऊन गोद में रख लिया था। ऐनक उतार दी थी और एक्सरे करती निगाहों से पहले माहिर को देखा, फिर माला को, सर से पैर तक, फिर माहिर को। वो उसी तरह मुस्कुराए गया। कैसी हैं आप, स्ट्रिप्स्ट्री के लिए आए हो। अबरू उठाकर पूछती बूढ़ी बानो का चेहरा सपाट था, न मुस्कुराहट थी न कोई खफगी। माहिर ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। वो अपनी बिजनेस स्माइल चेहरे पर सजाए हुए था। ये माला है।
اس نے تعارف کروایا۔ مالا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ بانو رسمی سے مسکرائیں، پھر واپس ماہر کو دیکھا تو مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اور اس کو اپنی وکالت کے لیے ساتھ لائے ہو؟ گلٹی ایز چارجڈ، وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مالا نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا، البتہ ماہر گرم لیونگ روم کے باوجود اپنے لمبے کوٹ میں ملبوس تھا۔ خوش آمدید مالا۔ بوڑھا آدمی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا تو ٹرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور پیالیاں چھنک رہی تھیں۔ مالا تیزی سے اٹھی اور ان سے ٹرے لینی چاہی، لیکن انہوں نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور بدقت جھک کے ٹرے میز پر رکھی۔ اس میں چائے کی پیالیاں تھیں اور کپکپاہٹ کے باعث ذرا ذرا سی چائے باہر گری تھی۔ بانو نے افسوس سے آغا کو دیکھا، پھر پیالیوں کو۔ آغا کسی عادت کی طرح ایک ٹیشو باکس کی طرف جھکا، بدقت 3 ٹیشو نکالے اور پرچوں کے کناروں کو صاف کیا، پھر ٹیشو ڈسٹ بن میں ڈالنے گیا۔ بانو کی نگاہوں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ ساتھ رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ اب وہ دونوں بوڑھے ان کے سامنے ایک جیسی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے، لیکن ایسی خاموشی جس میں بہت سکون تھا۔ آپ دونوں کتنے عرصے سے ساتھ ہیں؟ مالا نے دلچسپی سے ان کو دیکھا تھا اور ماہر نے اسے۔ بانو ہلکا سا مسکرائیں۔ 45 سال۔ ہمارے بچے اپنی اپنی یونیورسٹی، شادیوں اور اپنے بچوں میں مصروف ہو کے جا چکے ہیں، چھٹیوں اور تہواروں میں آتے ہیں۔ ایک کیئر ٹیکر ہے جو ہمارا خیال رکھتی ہے۔ ابرو سے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں سے کھٹپٹ سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ لہرایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، حالانکہ اس ملک میں لوگوں کی انگلش زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ میں ایک لمبا عرصہ انگلش ٹیچر رہی ہوں، بانو مسکرا کر بولی۔ ان کا لہجہ برطانوی انگریزوں کے جیسا تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی نے آپ کو وہ کون سا سبق دیا جو آپ ہر ایک کو دینا چاہیں گی؟ جواب میں بانو کی آنکھوں میں سوگواریت اتری۔ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، وہ جیسے سانس رک کے سنی گئی، کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ لکڑی کے لیونگ روم میں ایک اداسی خاموشی چھا گئی، پھر ماہن کھنکھارا۔ جیسے یہ ٹیپسٹری، یہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ بانو نے اسے تیکھی مسکراہٹ سے دیکھا۔ اور ہم یہ تمہیں کیوں دیں؟ تاکہ تم اس کو اپنے دفتر میں ٹانگ کے بھول جاؤ؟ ہاں، تمہارا کوئی فورن مہمان آئے گا تو تم فخر سے 2 منٹ کے لیے رک کے اسے کہو گے کہ یہ شیلے کے دھاگوں سے بنی ہے، اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ پھر تم ان کو بتاؤ گے کہ اغو کے شہر میں ابھی تک لوگ ہاتھ میں کپڑا بنتے ہیں۔ یہ کہہ کر تم دونوں آگے بڑھ جاؤ گے، تمہارے اس چند سیکنڈ کے فخر کے لیے کہ ہم یہ ٹیپسٹری تمہیں یوں ہی اٹھا کے دے دیں۔ ماہر نے گہری سانس لی، پیچھے ہو کے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور سینے پر بازو لپیٹ لیے، جیسے اس کے بولنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ابرو سے مالا کو اشارہ کیا۔ بانو اور آغا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسی دلچسپی سے کش مالا کو۔ چائے کی پیالیوں کو کسی چھوا تک نہ تھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم یہ ٹیپسٹری اس کو دے دیں، اس روبوٹ کو، جو کسی دن اچھی قیمت ملنے پہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے؟ کیا آپ نے پہلے کبھی ماہر کو کوئی ٹیپسٹری نہیں دی؟ بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کبھی مانگی ہی نہیں، اور اب وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا آرٹ ورک قیمتی ہے۔ اس کو ہماری اپنی عمارت میں لگانے سے اس کے آفس کی شان بڑھ جائے گی، لیکن ماہر فرید اس آرٹ کو اپنے تک محدود کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ ہم اس کو اغو کے میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ دور دور سے جب اس شہر میں آئیں تو وہ اس ٹیپسٹری کو دیکھیں اور انہیں اس سے سمندر کی خوشبو آئے۔ مالا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر قدرے آگے کو ہوئی۔ اس دوران ٹیک لگائے بیٹھے ماہر کی نگاہیں مالا اور اس بوڑھے کپل کے درمیان ٹینس بال کی طرح گھوم رہی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹ کی قدر کی جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یقیناً اغو کے میوزیم میں اس کو بہت عزت دی جائے گی، سیاح آئیں گے وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ لگی پلیٹ پر لکھی چند سطور پڑھیں گے، کوئی گارڈ کھڑا ہوا تو وہ انہیں اس کے بارے میں مزید آگاہی دے گا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کی پینٹنگ صرف اس چھوٹے سے شہر میں آنے والے سیاحوں تک محدود ہو جائے گی۔ بوڑھی بانو خاموشی اور دلچسپی سے گال تلے انگلیاں رکھے مالا کو دیکھے گئی، وہ بھی اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ایک کان کے پیچھے بال اڑس رہی تھی، کان ٹوپی نے چھپا رکھا تھا، بال سامنے سے ہٹے تو ان میں پہنی ننھی بالی واضح ہوئی، کھڑکی سے دھوپ اس بالی پہ لپکی اور ساتھ اس کی سبز آنکھوں کو سنہرے رنگ میں تبدیل کرتی گئی۔ لیکن اگر یہی پینٹنگ ماہر فرید کے آفس میں لگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ بالی چمک رہی تھی اور وہ اس کے نیم رخ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس آفس میں سیاح نہیں آتے، وقت گزارنے، کھانے پینے اور شوگر میلے کے لیے لوگ اس جگہ کا رخ نہیں کرتے۔
बल्कि वहां दुनिया भर से कारोबारी अफराद आते हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में कामयाब और हाई अचीविंग लोग। वो वक्त ज़ाया करने नहीं आते, किसी मकसद के लिए आते हैं। जब वो इस आर्ट वर्क को माहिर फरीद के ऑफिस में देखेंगे तो वो दीवार पर लगी प्लेट पे चंद सतूर नहीं पड़ेंगे, ना ही वो किसी गाइड से उसके बारे में रटी रटाई बातें दरियाफ्त करेंगे, बल्कि वो माहिर फरीद से उसकी कहानी पूछेंगे। और उस कहानी को सुनाने वाला शख्स माहिर बेस से बेहतर कौन हो सकता है, जो कई घंटों की मुसाफत तय करके यहाँ इस आर्ट को आपसे लेने आया है। वरना वो किसी भी कारोबारी शख्स की तरह पैसों का लिफाफा थमाकर इसको आराम से लेके जा सकता था। बूढ़े आगा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि बानो ने अपना इस्तख्वानी हाथ उसके लर्जते घुटने पर रखा। वो पहलू बदलकर खामोश हो गया। माहिर ने एक प्याली उठा ली। टेक लगाए घूंट भरते वो मुस्कुराहट दबाए उससे बोलते सुनता गया। मैं जानती हूँ कि आप माहिर बे को क्या समझते हैं, और कुछ गलत नहीं समझते। वो माहिर को नहीं देख रही थी, वो उनकी आंखों में देख के कह रही थी। ये वही मेहरबान और नर्म चेहरा था जो उसने ओशन में पहली दफा अपने सामने देखा था, जब वो वहां जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। वो कैफ था और वो सिर्फ माला, जब जिंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी और जब हालात मुख्तलिफ थे। माहिर वाकई में एक रिपोर्ट है, मशीनी इंसान। इसको पैसे से मोहब्बत है और बहुत से फैसले पैसे बचाने या पैसे जमा करने के लिए लेता है। माहिर चीज़ों और इंसानों को मैनिपुलेट भी करता है, हमेशा सच नहीं बोलता, और पूरा सच तो शायद कभी नहीं बोलता। माहिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। धूप तेज हो चुकी थी और उसका नीम रुख से दिखाई देता चेहरा मुकम्मल दमक रहा था। जिस माहिर फरीद को मैं जानती हूँ उसके अंदर ये सारी मशीनी खुसूसियात हैं, लेकिन वो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो मेहरबान भी है और कदरदान भी। वो अपनी बात से फिरने वाला मर्द नहीं है। मैं जानती हूँ कि अपनी सबसे कीमती चीज़ के लिए उस पर भरोसा करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शायद आपके साथ ज़िंदगी ने पहले कुछ ऐसे धोखे किए होंगे कि आप हर रस्सी को सांप समझते हो और दोबारा भरोसा करके भरोसा टूटने की तकलीफ नहीं उठाना चाहते। माहिर ने प्याली का हैंडल 2 उंगलियों से ताम रखा था, अलबत्ता उसे होंठों तक नहीं लेकर जा रहा था। निगाहें बस उसी पे जमी थी। लेकिन सारा मसला यह है कि अगर हम सब अपनी अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे और भरोसा करने का रिस्क नहीं लेंगे तो हम ठहरे हुए पानी की तरह मुतफिन हो जाएंगे। भरोसा तो करना होगा, लीप ऑफ फेथ तो लेना होगा, भरोसा करके एक जस्त तो लगानी होगी। और अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान मौजूद है जिससे आपको बहुत से गिले रहे हों, बहुत मसले भी दरमियान में आए हों, और आप शायद उसकी हर बात से राजी ना हो, तब भी मैं आपसे कहूंगी कि ऐसे एक इंसान पर आप भरोसा करके देख लें। ये आपका दिल नहीं दुखाएगा और ये आपसे किया वादा भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि माहिर अपने से जुड़े लोगों के ईमान को हमेशा रखता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके लिए जो कर सकता है वो करता है। और अगर कभी न कभी आपको इस टेपेस्ट्री के लिए किसी पर भरोसा करना ही है तो फिर माहिर फरीद क्यों नहीं। माहिर को लगा एक गीली सी गेंद थी जो उसके हलक में फंस गई। शायद वो टेपेस्ट्री की बात कर रही थी, शायद वो टेपेस्ट्री की बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। वो अभी तक उन दोनों बूढ़ों से कुछ कहे जा रही थी, लेकिन जो उसको सुनना था वो सुन चुका था। उसे लगा उसकी अपनी आंखों में पानी आ रहा है तो उसने टांग से टांग हटाई, उंगली की नोक से उसे साफ किया, इतनी महारत से कि कोई उसे देख ना सके। फिर सीधा हो के बैठा और अपनी बिजनेस स्माइल वापस चेहरे पर सजाए गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे हुआ। बूढ़ी बानो मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। तुम लोग ये टेपेस्ट्री लेके जा सकते हो। आगा ने एक नजर अपनी बीवी को देखा। वो किसी बात से गैर आरामदेह था, फिर कंधे उचकाए, साथ ही वो सर दाएं बाएं हिला रहा था जैसे मजीद कुछ नहीं कह सकता। माला ने मुस्कुराकर उसकी जानिब चेहरा मोड़ा तो वो मुस्कुराया। माला की आंखें भीगी हुई नहीं थीं, लेकिन उनमें एक गुलाबीपन था जिसको वो पहचानता था। आगा उठा और झुके हुए कंधों के साथ खिड़की तक आया। माहिर तेजी से साथ खड़ा हुआ और उसके हमरा कपड़े में लिपटी टेपेस्ट्री उठाई। अब वो तीनों माहिर की कार के साथ खड़े थे। ट्रंक में टेपेस्ट्री को एहतियात से रख के माहिर ने ट्रंक बंद किया। वो आगा को मुस्कुराकर अलविदा कहती फ्रंट सीट पर बैठ रही थी। माहिर उसकी खिड़की के पास झुका। मैं बानो को खुदा हाफिज कह हूँ। माला ने सर इस बात में हिलाया और सीट बेल्ट पहनने लगी। वो तेज कदमों से चलता लकड़ी के जीने उबूर करता अंदर आया। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चटकता था। बानो विंग चेयर पर उसी तरह पाँव ऊंचे किए बैठी थी। अभी तक उन्होंने सिलाइयां नहीं उठाई थीं। हाथ सोफे के हद पे जमाए वो मुस्कुरा कर उससे आते देख रही थी। वो तेज कदमों से चलता उनके करीब आया, फिर दोनों हाथ बाहम मिलाए, सर को खम दिया। बहुत शुक्रिया, ये अच्छी लड़की है, इसको खोना मत। साथ ही बानो ने अपनी लकड़ी की स्टेक उठाई, उसे ऊंचा किया, यहाँ तक कि उसका दूसरा सिरा माहिर की कोहनी तक पहुंचा। कोहनी को हल्का सा छुआ और फिर स्टेक को मेज तक ले गई। मेज पर 2 दफा नरमी से उसे मारा। ड्रामा खत्म हुआ तुम्हारा, अब पैसे रखो, घूर के कहा था।
माहिर ने ताबेदारी से सर को खम दिया, कोट की जेब में से फूला हुआ लिफाफा निकाला और मेज पर रखा। थैंक यू। आगा को संभाल लेना। उसके मुंह से कुछ निकलने ही वाला था। बानो ने मुस्कुरा के सर झटका और हाथ से उसे जाने का इशारा किया। वो उन्हीं तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया। अब आगा बरामदे में खड़ा उनकी कार को पीछे रिवर्स होकर सड़क पर जाते देख रहा था। साथ ही वो सर अफसोस से दाएं बाएं हिला रहा था। धोखेबाज, मैनिपुलेटर। साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा था। वापसी का सफर इतना तवील नहीं था जितना सुबह आते हुए लगा था। सरमा का दिन छोटा और जल्द दम तोड़ देने वाला था। रोशनी कम हो रही थी और उनकी कार खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। जब बाहर देखती माला को एहसास हुआ कि माहिर ने रफ्तार सुस्त कर दी है। उसने चौंक कर माहिर को देखा। वो सड़क किनारे एक जगह पार्किंग तलाश कर रहा था। माला कुछ पूछने लगी, फिर होंठ वापस सी लिए। वो जानती थी कि वो कार क्यों रोक रहा है। वो गुफ्तगू अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और माहिर फरीद अधूरी चीजों को मुकम्मल करना सीख रहा था। ये ढलान के ऊपर का एक मुकाम था। सड़क किनारे एक घना दरख्त था जिसके नीचे चंद पत्थर रखे थे। वहां खड़े हो तो चंद कदम दूर से खाई शुरू हो जाती थी। नीचे पानी बह रहा था और दाईं जानिब कई मील के फासले पर छोटी छोटी डिबियों की सूरत अगो के घर दिखाई देते थे जिनको अब वो पीछे छोड़ आए थे। वो चुपचाप दरख्त तले जा खड़ा हुआ था। चंद लम्हे वो कार में बैठी रही, लेकिन वो जानती थी कि वो उसके जवाब का मुंतजिर था। माला ने सीट बेल्ट खोले, कार से निकली। एक नजर बैक सीट को देखा जहां लापरवाही से रखा कोट अब की दफा माहिर ने नहीं उठाया था। शायद उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। उसने अलबत्ता अपना कोट निकाला। पहले उसे सुस्त रवि से पहना, फिर बहुत सा थोक निकला। टोपी को मजीद कानों से नीचे सिरकाया और सीने पर बाजू लपेटे उसके पीछे आई। वो वहीं ढलान के किनारे खड़ा धूल फैली आबादी को देख रहा था। वो उसके एन साथ आ रुकी। उसकी निगाहें भी आबादी पे जमी थी। उफक पर सूरज की रोशनी दम तोड़ रही थी और आसमान पर जामनी रोशनी फैलने लगी थी। क्या तुम टेप्स्ट्री की बात कर रही थी? मैं टेप्स्ट्री की बात नहीं कर रही थी। माहिर ने रुख उसकी तरफ मोड़ा, फिर उसके पैरों को देखा और ढलान के किनारों को। वो बिल्कुल कोने पे खड़ी थी। उसने अब्रू से पत्थरों की तरफ इशारा किया और खुद पीछे चला आया। एक पत्थर के किनारे पर बैठा। माला दूसरे पत्थर पर आके बैठी। यूं के रुख उसकी जानिब मोड़ रखा था। अब वो उसका नीम रुख नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसके सामने थी। वहां आगा और बानों के घर की तरह धूप नहीं थी, बल्कि जामनी अंधेरा फैलने को बेताब था। उसके बावजूद उसे माला की आंखें अपने लिए उससे पहले इतनी शफाफ नहीं लगी थी। तुम जानते हो कि मेरा दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है। जानता हूं, लेकिन मैं दुनिया की वो वाहिद इंसान नहीं हूं जिसका दिल टूटा है। सबका दिल टूटता है, सब धोखे खाते हैं, सबको बुरे इंसान मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस खौफ से खुद को ऊंचे किले में महफूज रखने की कोशिश करूंगी तो कि कहीं फिर से कोई नकब लगाकर अंदर ना दाखिल हो सके, तो मैं तो कैद हो गई ना। माहिर खामोशी से उसे देखे गया। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी और आंखों का गुलाबीपन वापस आ गया था। कुछ लोग खुद को एक बुरे वाक़े के बाद किले में बंद कर लेते हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ, लेकिन मजीद नहीं होना चाहती। मुझे खुद को इस किले में से निकालना होगा, लेकिन मैं हर दूसरे इंसान के लिए खुद को इस किले में से नहीं निकाल सकती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा कर सकती हूँ, चाहे वो माहिर फरीद ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी एक इंसान पे मैं दोबारा भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो। मुझे ये भी मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मेरा दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि सब इंसान एक दूसरे का दिल दिखाते हैं। और माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन माला ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम और मैं तल्ख नहीं होंगे। अगर हम एक खेमा एक साथ लगाते हैं तो आंधी भी आएगी, तूफान भी होगा, और कभी न कभी उस खेमे को कोई जलता हुआ अंगारा छू के आग भी लगाने की कोशिश करेगा। हर इंसान दूसरे का दिल कभी न कभी दुखा देता है, तल्ख बातें बोल देता है। एक वक्त आता है जब हम इंसान एक दूसरे से बेजार भी हो जाते हैं। ये भी मालूम है मुझे कि तुम मुझे हमेशा से सच नहीं बोलोगे, क्योंकि सारे मर्द कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोलते हैं। और ये भी जानती हूँ कि तुम जितना भी कह लो, तुम हमेशा मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते, ना ही तुम मेरी जिंदगी के बाकी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हो। वो ठहर ठहर के बोल रही थी, सब्ज आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए उकब में पहाड़ियों पर दूर दूर तक अंधेरा फैलता जा रहा था। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ होने से मेरे माजी के ट्रॉमास हील हो जाएंगे, या मैं खुद को बदर की मुजरिम समझना छोड़ दूंगी, या बदर कभी बोलने लगेगा, या हमारा खैमा इस दुनिया का सबसे परफेक्ट घर होगा। मुझे ये सब मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक इंसान पे मैं भरोसा करने की कोशिश कर सकती हूँ तो वो तुम हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माहिर कभी अगर मेरा दिल भी दुखाएगा तो वो उस दिल को वापस जोड़ने की कोशिश भी करेगा।
اگر کبھی وہ مجھ سے حقیقت چھپائے گا تو میری حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ لگایا گیا خیمہ بے شک دنیا کا بہترین خیمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو عزت دینا جانتا ہوگا۔ خفا ہوگا تو بھی عزت دینا نہیں چھوڑے گا، غصہ ہوگا تب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جانے یا انجانے میں دل دکھائے گا لیکن پھر بات کو کلیئر بھی کرے گا۔ تمہارے اوپر میں زندگی کی ہر چیز کا بھروسہ نہیں لاد سکتی، لیکن اتنا اعتماد مجھے تمہارے اوپر ہے کہ جو بھی مسئلہ راستے میں آئے گا تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اور بنا بات کیے جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کیا تم بھی مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ مالا کی آواز میں تکان تھی، جیسے ایک لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکے تھے۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تھوڑی پر لڑک رہے تھے۔ وہ چند لمحے آزردگی سے اسے دیکھے گیا۔ دان سے ہونٹ کاٹتے ہوئے ماہر کو احساس نہیں ہوا کہ نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور اگر میں تمہارے سارے مسئلے حل نہ بھی کر سکا تب بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے کہ تم آندھی کے پہلے جھونکے پہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلی جاؤ گی، لیکن میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ تم فرار کے بجائے مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے میرے سامنے رکھو گی۔ تم ہر مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، بلکہ مجھے واقعی میں اپنا ساتھی سمجھ کے اپنے مسئلے میرے سامنے رکھو گی، اور ہم کبھی بات کیے بنا جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک ساتھ خیمہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیمے کی زمین میں کوئی کنکر، کوئی کرچی ہمیں زخمی نہیں کریں گی، لیکن کم از کم ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ میں تمہارے اوپر یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر تم ہمیں ایک چانس دے سکو۔ مالا نے ہتھیلی کی پوچھ سے انگلی آنکھیں رگڑی۔ اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اپنا جواب بتا چکی ہوں۔ ماہر نے انگلی سے اپنے ہونٹ کو چھوا، پھر پور کو دیکھا تو اس پہ خون لگا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے ہونٹ رگڑ دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کل سے ہی ایک نئی زندگی شروع کر دیں، نہ ہی مجھے کسی بھی چیز کی جلدی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت لمبا وقت ضائع کیا ہے اپنی انا میں، جگہ چھوڑ کے چلے جانے والی عادت میں، اور دوسرے کی بات نہ سننے کی غلطی کرنے میں۔ جہاں اتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہاں تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک ساتھ تعمیر کریں، میں، تم، بدر اور ہلال۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن اوپر نیچے ہلائی۔ پھر اس نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور ارد گرد پھیلتا جامنی اندھیرا۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں اب ہم شہر واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن بدر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور نیچے پھیلی بستی کی ماچس کی ڈبیوں جیسے گھروں میں دھیرے دھیرے روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ ایک مایوس سی شام میں امید کے قمقمے جگمگانے لگے تھے، اور ان دونوں مسافروں کو بالآخر اپنی منزل کی طرف واپس جانا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب دور کہیں فضا میں ایک گنگناہٹ سی گونجی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر ماہر کو۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ میوزک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے بار بار سنائی دیتا ہے۔ وہ اپنا ناگواری سے سیٹ بیلٹ کھینچ کے باندھ رہی تھی۔ آلیان، اٹس اوکے، اگنور کرو، وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ ماہر کار اسٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ البتہ غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ میوزک ابھی تک بج رہا تھا اور بہت سے لوگ کورس میں گنگنا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ جس وقت ماہر فرید کی سیاہ کار اونچی نیچی گھاٹیوں والی سڑک پر دوڑتی استنبول کی جانب بڑھ رہی تھی، اس وقت شہر کے وسط میں ایک سڑک کنارے ایسی ایک سیاہ کار کھڑی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوٹ میں ملبوس شخص ایئرپورٹس کان میں لگائے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے کبیرہ خانم۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل روم میں کسی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں ٹہلتی کبیرہ بیگم فون کان سے لگائے بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ونڈ اسکرین کے پاس سڑک کو دیکھا جو ایک گلی کے دہانے پر موڑ رہی تھی۔ یہاں ایک کا دکا ٹریفک کی آمد تھی۔ ایک سپر مارکیٹ کھلی تھی اور گلی اندر موڑتے ہوئے ایک کلب کی طرف جا رہی تھی، جس کے باہر معمولی سا رش تھا۔ یہ تنگ و تاریک مشتبہ قسم کی گلیوں والا نیبرہڈ تھا، جہاں ایک ٹریش کین کے ساتھ سنہرے بالوں والا آلیان کھڑا تھا۔ بال ہوڈی میں ڈھکے ہوئے تھے اور اس کی کبیرہ بیگم کے ڈرائیور کی جانب پوچھ تھے۔ بولتے ہوئے انداز میں بحث کرنے کے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند بسیں بدل کے اس علاقے تک آیا ہے۔ اسے کسی سے ملنا تھا شاید۔ کس سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کو تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، کوئی عرب نوجوان ہے۔
ड्राइवर के होंठ एकदम ओह में सिकुड़े। आलियान के मुखातिब दराज कद आदमी ने गुस्से से उसके कंधे को 2 उंगलियों से धक्का दिया था। खिलाफ तवक्को उसने जवाब में कुछ नहीं किया, बस कंधा छोड़ाया और पीछे को हट गया। वो अरब आदमी अब अंगश्त शहादत से इशारा करता कुछ कह रहा था। इतनी दूर से ड्राइवर को आवाज नहीं आती थी। अलबत्ता वो आलियान के मुलाकाती के तासुरात पढ़ सकता था। ये तासुरात यूनिवर्सल थे। कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, कोई भी जुबान हो, ऐसे तासुरात सिर्फ एक सूरत में किसी शख्स के चेहरे पर आते थे। उसने उस आदमी के पैसे देने हैं, उधार है या शायद किसी की पेमेंट। ड्राइवर धीरे से मुस्कुराया। वो सारी कार्रवाई में कबीरा बेगम के साथ गवाह रहा था। पहली दफा आलियान को इस्तिराब से उंगलियां मरोड़ते देखकर उसे जैसे खुशी मिली थी। किसी भी तरह पता लगाओ कि मामला क्या है, वो किस चीज में फंसा हुआ है और उसने किसके पैसे देने हैं। कबीरा बेगम उसकी तरह खुश नहीं थी। इस्तिराबी अंदाज में नेकलेस को उंगली पर मरोड़ती वो हिदायत दे रही थी। न वो खुले दिल से उनको मां तस्लीम कर रहा था, न वो अपने मसले उनके सामने रख रहा था। वो अपने बेटे का दिल जीते तो कैसे जीते। मालक के अपार्टमेंट के टेरेस से शहर का जो हिस्सा दिखाई देता था वो उस सुबह सुरमईपन में डूबा था। सुरमई पानी, सुरमई कश्तियां, सुरमई दरख्त, लेकिन बहुत अरसे बाद कशमाला मुबीन की जिंदगी सुरमई नहीं थी। वो बालकनी पर कोहनियां जमाए, कॉफी का कप हाथ में लिए मुस्कुराकर दूर तक फैले नजारे को देख रही थी। आज धूप नहीं निकली थी और हर जानिब ठंडी छाया थी। अलबत्ता फिर भी उसका दिल बाहर टेरेस पे खड़े होने को चाह रहा था। कोट, दस्ताने और ऊनी टोपी पहने वो कॉफी लिए वहीं आ खड़ी हुई। बहुत अरसे बाद दिल जैसे हल्का हुआ था। उससे अब कुछ भी अकेले नहीं करना होगा। आखिरकार वो उस ट्रैप से निकल आएगी जिसमें वो हमेशा खुद को महसूस करती थी। वो फंदा जो कभी पूरी तरह उसकी गर्दन के गिर्द से ढीला नहीं हुआ था, बेल आखिर वो खुद को उसमें से निकाल रही थी। मोबाइल बजने लगा तो उसने स्क्रीन को देखकर गहरी सांस ली। माही की कॉल आ रही थी। उसने दस्ताने वाला हाथ जेब में डाला, एयरपॉड्स निकाले, टोपी तले उन्हें कानों में घुसाया, कप एक तरफ रखा और गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। क्या बताना था तुमने? माही की आवाज में तजस्सुस था। वो इलेक स्लैक और रस्मी हाल अहवाल के बाद फौरन से मदे पर आ गई। रात को माला ने उसको मैसेज किया था और माही ने जवाब में कई मैसेजेस भेजे, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था। वो इस बात को फोन पे करना चाहती थी। कल माहिर बे ने मुझसे बात की है, डायरेक्ट बात। दूसरी जानिब से आता शोर, माही के बच्चों की आवाजें, बर्तनों की खटपट, एकदम हर चीज जैसे खामोश हो गई, जैसे माही की सारी हिस्सियात उस तरफ मुतवज्जी हो गई। कैसी बात? उसने मुझे प्रपोज किया है। चंद लम्हे के लिए महबीना मुबीन कुछ नहीं बोल सके। और तुमने क्या कहा? इससे पहले कि माला कुछ कहती, माही तेजी से बोली, तुमने फौरन जवाब तो नहीं दिया ना? अभी तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। वो ये सवाल पहले भी पूछ चुका था, बदर के मिलने से पहले। मैंने जवाब सोचने के लिए बहुत वक्त लिया था। उसने गहरी सांस ली। दूर नीचे बहते सुरमई पानी को देख के वो मुस्कुराई। उसका चेहरा रोशन था और गुलाबी। मैंने माहिर को हाँ कह दी है। दूसरी जानिब खामोशी छाई रही, यहां तक कि माला को लगा सिलसिला मुनक़ता हो गया है। हेलो, उसे जैसा ताज्जुब हुआ। मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। माही ने तवक्कुफ किया। माला के अब्रू नासमझी से इकट्ठे हुए। माहिर फरीद की इन तमाम बरसों में सबसे बड़ी मदह माबीना मुबीन थी। वो उसका 1 in 50 था, जिसने बरसों पहले उसको बीज दिए थे, और साथ एक उम्मीद भी कि जो मकतूब है उसे इंसान से कोई छीन नहीं सकता। फिर वो खामोश क्यों हो गई थी? लेकिन क्या? लेकिन ये कि क्या तुम वाकई माहिर जैसे इंसान के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती हो? तुम माहिर की सबसे बड़ी फैन थी माही। उसे जैसे बुरा लगा। मैं अब भी उसकी सबसे बड़ी फैन ही हूँ, और मेरे ख्याल में माहिर फरीद एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक समझदार इंसान है। वो सोच सोच के बोल रही थी। कैफ्ट की लिफ्ट के दरवाजे एक दूसरे से जुदा हुए तो सुजैन को सामने का मंजर दिखाई दिया। कतार दर कतार केबिन, बहुत से झुक के काम करते सर। वो हील से चलती आगे बढ़ी तो टक टक की आवाज पर बहुत सी गर्दनें उसकी जानिब घूमी। सफेद ड्रेस पे मखमली नीला लंबा कोट पहने, कोनी पे बैग जमाए, माथे पे सन ग्लासेस, वो बिगड़े हुए तासुरात के साथ माहिर के ऑफिस की तरफ चलती जा रही थी। वो तमाम सर जो उसकी जानिब मोड़े थे वो ऑफिस की जानिब मुड़ गए, जहां माहिर फरीद दरवाजे से बाहर आ रहा था। चारकोल ग्रे सूट में मलबूस, पॉलिश हुए जूतों के साथ मुस्कुराकर उसे सीढ़ियों की जानिब इशारा किया। सोजी नापसंदीदगी में रुक गई। ना सोजी दरमियान में रुक गई। नापसंदीदगी से जीनों को देखा और उस जानिब बढ़ गई। माहिर भी उसी तरफ बढ़ने लगा। हॉल में मौजूद तमाम आंखों ने उन दोनों का पीछा किया। माहिर फरीद एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो बहुत अच्छा मशवरा देने वाला, मेहनत करने वाला, एक अच्छा कारोबारी इंसान।
मुझे अगर किसी काम के सिलसिले में कोई मदद चाहिए हुई तो मैं सबसे पहले माहिर बे के पास जाऊंगी, लेकिन नीला मखमली पर्दा हटाकर सुजैन ठुक ठुक करती अंदर दाखिल हुई। माहिर उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। शीशे का दरवाजा बंद किया, क्लिक की आवाज से लॉक किया और सरबराही कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ। सुजैन उसको सख्त निगाहों से देखती एक कुर्सी तक आई। बैग ठक से मेज पर रखा मगर बैठी नहीं, बाजू सीने पर लपेटे। बिरबल कहाँ है और वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? लेकिन माहिर ने जिंदगी में कभी कोई रिलेशनशिप कामयाबी से चलाया नहीं है। अपनी कजन से मंगनी की, वो भी किसी और वजह से, जैसा कि तुमने मुझे बताया है, और फिर उसको भी छोड़ दिया। रिलेशनशिप के मामले में उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। इतनी उम्र और कामयाबियां हो जाने के बावजूद अगर एक आदमी सेटल डाउन ना हो सके तो उसका मतलब ये है कि उसको कोई औरत पसंद तो आ सकती है, लेकिन किसी औरत के साथ घर बनाना, फैमिली बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिरबल तुमसे बात नहीं करना चाहता, सूट में मलबूस आदमी खड़ा उसी इत्मीनान से कह रहा था। आपने कुछ किया है उसके साथ, जबरदस्ती उसको मुझसे दूर कर दिया है, यकीनन उसका फोन भी ले लिया है ताकि वो मुझसे बात ना करे। वो फुनकारी। बैठो सोजी, बैठ के बात करते हैं। तुमसे ये बात खड़ी होकर नहीं सुनी जाएगी। शादी के लिए इंसान का बहुत अच्छा होना, बहुत खूबसूरत या दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। उसे रिश्तों को निभाना आना चाहिए। वो पहली ही मुश्किल पे छोड़ के ना चला जाए। और माहिर ने आज तक किसी औरत के साथ रिलेशनशिप को ज़्यादा देर नहीं चलाया, कम से कम हमने नहीं सुना। और हम ये भी जानते हैं कि वो भले बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन वो एक क्लासिक मैनिपुलेटर है। वो कभी भी पूरा सच नहीं बोलता, हमेशा चीज़ों को दाएं बाएं घुमाता रहता है। बैरबल तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसे तुम्हारे और बुर्राक के बारे में सब मालूम हो गया है। सौजी के चेहरे पर कोई तासुर न उभरा, वो सर्द रहा। अलबत्ता गर्दन में गिल्टी सी उभर के मालूम हुई। मेरे और बुर्राक के बारे में क्या? मेज पर रखी उसकी मुट्ठी भींच गई। अलबत्ता गर्दन अकड़ा के बोली थी, सब कुछ, तुम्हारी व्हाट्सएप चैट भी। और माहिर ने मेज पर रखा जर्द लिफाफा चाक किया और उसके सामने रखा। सौजी ने लिफाफे को जरा सा खोला। अंदर A4 साइज के प्रिंट आउट्स थे, तस्वीरें। मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने ये फोटोग्राफ लिए थे, तुम्हारे और बुर्राक के। सौजी ने नेल पॉलिश लगी उंगलियों से फोटोग्राफ निकाले, सरसरी से उनको देखा और एक तरफ डाल दिया। ये फोटोग्राफ मेरे और बुर्राक के डिनर के हैं। उस डिनर में और लोग भी थे, लेकिन शायद आपके फोटोग्राफर ने जानबूझकर सिर्फ हमारी ही तस्वीरें ली हैं। इससे क्या साबित होता है? आप बिरबल को ये भी दिखा दें तो इससे वो मुझे बेवफा नहीं समझेगा। साथ ही वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी। तुम्हें ऐसा मर्द चाहिए माला, जो जिंदगी की धूप में तुम्हारे लिए साया बन सके, ना कि तुम्हें अपना साया बनाए। क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम माहिर जैसे पेचीदा इंसान के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती हो? मैं हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन माहिर के साथ बहुत से मसले जुड़े हैं, और अगर तुम उसकी जिंदगी में दाखिल होती हो तो वो तमाम मसले तुम्हारी जिंदगी का भी हिस्सा बन जाएंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा माहिर फरीद उसी अंदाज में मुस्कुराया। मैंने ये तस्वीर बिरबल को दिखाने के लिए नहीं बनवाई। बिरबल पहले ही तुम्हारी हकीकत जान चुका है, इसलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और उसकी तरफ से हमने डिवोर्स पेपर फाइल कर दिए हैं। चूंकि तुमने प्रेन्युपिचल एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए तलाक बहुत आसान होगी। सौजी के चेहरे पर बहुत से रंग उभरे, गुस्से से मुट्ठी भींच गई। मैंने कहा ना, इन तस्वीर से आपको साबित नहीं कर सकते, न अदालत में न बिरबल के सामने। ये तस्वीर न मैंने अदालत के लिए ली है न बिरबल के लिए। सोजी एकदम बिल्कुल ठहर के उसे देखने लगी। उसकी टोन में कुछ ऐसा था जो मुख्तलिफ था। मसले तो सबके साथ जुड़े हैं माही, कोई भी इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस पे परफेक्ट नहीं होता। मैं एक यूनिक इंसान हूँ, माहिर यूनिक इंसान है। हम दूसरों को अपने रवैये से खुद सिखाते हैं कि हमसे मोहब्बत कैसे की जानी चाहिए, हमें क्या बात पसंद है और क्या बात नहीं। पहले ही दिन से ना उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, ना मुझे समझ में आएगा कि उससे कैसे ट्रीट करना है। लेकिन ज़िंदगी से मैंने इतना सीखा है कि दो लोग एक रिश्ते को मजबूत तभी कर सकते हैं जब वो उसके लिए मेहनत करें। जैसे जिम में मेहनत किए बगैर बॉडी नहीं बनती, कारोबार में मेहनत किए बगैर कामयाबी नहीं मिलती, वैसे ही रिलेशनशिप में भी मेहनत करनी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या तुम माहिर फरीद के लिए वो मेहनत करने पर तैयार हो? हाँ, मैंने खुद को तैयार कर लिया है, क्योंकि हम दोनों जिंदगी में जब भी एक दूसरे को खोते हैं, हम हमेशा एक दूसरे की तरफ वापसी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैंने ये तस्वीरें न अदालत के लिए ली हैं न बिरबल को दिखाने के लिए। वो सिगार उठाकर होठों में दबा रहा था, फिर रुक के पूछा, डू यू माइंड? सोजी ने नाक से मक्खी के अंदाज में हाथ झुलाया।
माहिर ने लाइटर से सिगार सुलगाया, एक सांस अंदर खींची, सिगार बाहर निकाला, चेहरा एक तरफ मोड़ के धुआं होठों से खारिज किया, फिर उसी अंदाज में बात जारी रखी। अदालत में तो कुछ खास नहीं होना, एक ही पेशी होगी, तुम आओगी, साइन करोगी और वापस चली जाओगी। अदालत में मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर, उसे सिगार वाला हाथ नीचे किया और फोटोग्राफ्स वापस उसकी जानिब धकेले, यूं कि वो बिखर के सोजी के सामने मेज पर फैल गए। ये फोटोग्राफ्स मैंने इवनिंग टैब्लॉइड्स के लिए बनाए हैं। सोजी ने चौंक कर उसे देखा, एक लम्हे के लिए उसका सांस रुक गया। बिरबल तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगा। मैं अपने भाई को जानता हूँ, लेकिन इन फोटोग्राफ्स के रिलीज होने के बाद शहर के सारे टैब्लॉइड्स तुम्हारी बात करेंगे। तुम अगले एक हफ्ते के लिए उन चीप अखबारों की सबसे बड़ी खबर होगी, और उसके बाद क्या होगा सौजी? सुजैन ने थूक निकला, उसकी रंगत बदली थी। बिरबल तुम्हारी जिंदगी का कभी फुल टर्म प्लान नहीं था, वो एक थोड़े अरसे का प्लान था। मैं और तुम यहाँ अकेले हैं, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ दरमियान में। हम दोनों जानते हैं कि तुमने कुछ अरसे बाद बिरबल की बहुत सी दौलत को अपने नाम करके उसको छोड़ ही देना था और किसी दूसरे मर्द की तरफ मूव कर जाना था। लेकिन अगर मैं इस तलाक की असल वजह बारात में दे दूं तो क्या होगा? क्या तुम किसी दूसरे अमीर आदमी की तरफ मूव ऑन कर सकोगी? मसले सिर्फ उसके साथ नहीं जुड़े माही, मसले मेरे साथ भी जुड़े हैं। मेरा एक एक्स हस्बैंड है जो एक साइकोपैथ और सीरियल किलर है, और इस वक्त दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन माहिर फरीद है। और मेरा वो एक्स हस्बैंड मेरी जिंदगी से कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। सो अगर कोई इंसान मेरे साथ ताल्लुक जोड़ने पर खतरे में है तो वो माहिर है। इसके बावजूद वो उस रिलेशनशिप को एक चांस, बल्कि कई चांसेस देने पे तैयार है। कॉन्फ्रेंस रूम में सिगार की महक संदलवुड की मोमबत्ती के साथ मिल गई थी। माहिर ने सुलगते सिगार को होंठों से नीचे किया और उसी अंदाज में बात जारी रखी। तुम्हारे पास एक चांस है। बिरबल को तुम पहले ही खो चुकी हो। जो दौलत तुमने ले ली है वो तुम्हारी हुई, हम उसके ऊपर कोई दावा नहीं करेंगे। तुम उस पैसे से एक सोशलाइट के तौर पर एक टॉक्सिक डिवोर्सी बनकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम हर महफिल में जाकर हमदर्दी वाला कार्ड खेल सकती हो और लोगों को बता सकती हो कि तुम्हारे ऊपर एक नार्सिसिस्ट आदमी ने कितने जुल्म किए हैं और कैसे तुमने एक टॉक्सिक रिश्ते से खुद को आज़ाद किया। बहुत से मर्द इस कहानी से इम्प्रेस हो जाते हैं। यूँ तुम्हें बहुत जल्द एक और अमीर ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इस तलाक को मैसी बनाओगी तो मेरी वकला की टीम तुम्हारे मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। हम न सिर्फ तुम्हारी ज़बरदस्ती अपने नाम कराई हुई हर प्रॉपर्टी को चैलेंज करेंगे, बल्कि ये तस्वीर भी आम कर देंगे। और बुर्राक की फैमिली को तुम जानती हो, वो लोग इस बदनामी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम गैर शादीशुदा होती तो अलग बात थी, लेकिन इस मौसम में शादीशुदा औरत का ऐसा करना बहुत बुरा समझा जाता है। फैसला तुम्हारा है। मुझे और बिलबिल को दोनों ऑप्शंस में से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दूसरे हाथ की उंगली से एक कागज सामने धकेला। सुजैन चंद लम्हे उस कागज को देखे गई, फिर हाथ बढ़ाया। माहिर ने पेन उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन उसने नफी में सर हिलाया। दोबारा हाथ आगे बढ़ाया। उसने सिगार उसके हाथों में दे दिया। सौजी ने उसे होंठों से लगाया, एक कश भरा, दूसरा, फिर तीसरा। चंद गहरे सांस लिए, पेन उठाया और कागज पर दस्तखत किए, फिर बैग लिए उठ खड़ी हुई। सिगार ऊंचा करके दिखाया। डू यू माइंड? नो प्रॉब्लम। वो जबरन मुस्कुराया। जहां वो इतना कुछ रख चुकी थी, वहां यह सिगार भी उसका हुआ। सो भले वो क्लासिक मैनिपुलेटर हो, या आधा सच बोलने वाला इंसान, या उसको रिश्ते निभाने ना आते हों, या मुझे रिश्ते कामयाब करने ना आते हों, हमने फैसला किया है कि हम इस चीज़ को जान ज़रूर देंगे। अगो के दिन के बाद उन दोनों के दरमियान इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मुलाकात हुई थी। वो शय जो अरसे से माहिर फरीद के अंदर उसे बेचैन कर रही थी, वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल, वो एकदम शांत हो गई थी। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कि वो कहीं नहीं जा रही, वो यहीं है और वो भी यहीं रहेगा। और जैसा कि हिलाल कहती थी कि बदर और वो एक साथ बड़े होंगे, और आज हिलाल ने कहा था कि वो पम्पकिन पाई बनाएगी और वो लोग माला और बदर के साथ डिनर करेंगे। सो इस वक्त वो दीवार के पार माला के अपार्टमेंट में थे। खाना खाया जा चुका था और फैजी हानम माला के साथ बर्तन समेट रही थी। यहाँ फरीद लार की तरह का फर्नीचर नहीं था। चंद आइकिया के सोफे और खाली खाली सा लिविंग रूम। वस्त में एक सस्ता सा कारपेट शायद माला ने बच्चे के लिए लाकर बिछाया था। इस पर उस वक्त बदर और हिलाल आलती पालती किए बैठे थे। बदर सर झुकाए सामने बिखरे ब्लॉक्स को एक दूसरे पर जोड़ रहा था। माहिर बालकनी की खिड़की के साथ खड़ा कहवे के घूंट बढ़ता खामोश मुस्कुराहट के साथ उन सबको देख रहा था। माला ढीला ढाला स्वेटर पहने आस्तीन ऊंची चढ़ाई किचन में बर्तन सेट कर रही थी। गाहे बगाहे वो एक निगाह माहिर पर डाल लेती और मुस्कुरा देती। उसकी एक मुस्कुराहट हर चीज को जैसे शांत कर देती थी। माहिर की निगाह बार बार काउंटर पर रखे माला की मग तक जाती। उसका कहवा ठंडा हो गया था।
ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ بھرنے لگتی، پھر بدر کو کچھ چاہیے ہوتا اور وہ بھاگ کے اس کے پاس جاتی، واپس آتی، مگ کہیں اور رکھ دیتی، اور یوں اس کا کپ بنا پیے ہی سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یہ شاید وہ اس کو بھول گئی تھی۔ شاید مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کو کافی ٹھنڈی اور کھانے باسی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب میں خوش ہوتی ہیں۔ اس سے دور کسی ملک میں کھدی ہوئی ایک قبر یاد آئی اور اس کا کتبہ، اس کتبے پہ اس کی ماں کا نام لکھا تھا، لیکن وہ جب بھی اس کتبے کو دیکھتا تھا اسے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ مالا کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ واقعی کبھی کر سکے گا؟ مالا سمجھتی تھی کہ معاف کرنے سے انسان ہیل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے انسان کا ہیل ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہیلنگ تو ایک پروسیس تھا، ہر روز صبح اٹھ کے اس کو کرنا تھا، یا جوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہر شام اس کو ادھورا چھوڑ کے سو جانا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت سا ٹراما لاتا تھا۔ یہ ہر روز کی مشق تھی، اور بالآخر وہ اس کو مالا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اب ہلال اور بدر کے ساتھ گھٹنوں کے بل اس سستے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، مسکرا کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کا سر دائیں بائیں ہلنے سے پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ ماہر گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی اور اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ دفتن کچھ تھا جس نے اسے چونکایا۔ بدر بلاگز بناتے بناتے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لاؤنج کی LCD کو مالا نے ایک ڈیجیٹل فوٹو فریم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ماں ہی اس کے بچوں اور بدر کی تصاویر کا سلائیڈ شو لگا رکھا تھا۔ یہ سلائیڈ شو کافی دیر سے چل رہا تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اکثر وہ گھر میں دائیں بائیں تصاویر لگا لیتی، شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے کزنز اور رشتوں کو پہچانے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سلائیڈ شو ختم ہو کے کوئی دوسرا سلائیڈ شو شروع ہو چکا تھا۔ شاید مالا کے آئی کلاؤڈ کی تصویروں کا ڈیٹا تھا جو اس کا فون خود سے اس کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اسکرین پر نظر آتی تصویر مالا اور زیاد کی تھی۔ مالدیپ میں برسوں پہلے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ماہر نے چونک کے مالا کو دیکھا، وہ مسکرا کر کچھ کہتے ہوئے مدر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے نگاہوں کا تعاقب کیا تو دیکھا بدر اسکرین پر کی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتے اس اجنبی شخص کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ماہر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ تصویر، صرف وہ مالا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کی نظر اسکرین پر پڑی تو اس نے گہری سانس لی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے بازو لمبا کر کر انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بدر کے کان کے قریب جھکے۔ وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹ پڑھ سکتا تھا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، "This man is your father"، اور وہ اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی۔ بدر کو ذہن میں رجسٹر ہوا یا نہیں، اس نے سر واپس بلاکس پہ جھکا لیا۔ ماہر کو لگا تھا وہ شاید آکورڈ محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تحفظ کا احساس جو وہ اس کو آغوں میں دے چکی تھی، کوئی بھی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں حقیقت تھیں، جیسے کہ زیاد بدر کا باپ تھا۔ انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتی مالا کی نگاہ اس پہ پڑی، پھر اس نے بازو نیچے کیا اور مسکرا دی۔ ماہر نے مسکرا کر سر کو اسبات میں خم دیا۔ انسان اپنا ماضی نہیں بدل سکتا۔ اس سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ تبھی فون بجنے لگا۔ ماہر نے ان تینوں کو کارپیٹ پہ بیٹھا دیکھتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ "سر، زیاد سلطان جس بار میں جاتا ہے، ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ ماہر فرید کے تمام اعصاب جیسے ساکت ہو گئے۔ عمار کہہ رہا تھا، "مالک بے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ باریستہ کی جگہ ہمارے آدمی اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دے گا، ایسا خاموش زہر جس سے علامتیں ہارٹ اٹیک کی آئیں گی۔ واٹ؟ وہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس کے مرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس شہر میں اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ابھی کرنا ہے، اگلے 1 گھنٹے کے دوران، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو معلوم نہیں وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں۔ تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مالک صاحب کا میرے اوپر بہت پریشر ہے، اور وہ بہت خفا ہوں گے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے آخری حکم انہی کا ماننا ہوگا"۔ عمار کہتا جا رہا تھا اور وہ کارپیٹ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ تصویر سے بے نیاز واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مالا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرا کر کچھ بتا رہی تھی۔ بچے نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مگن سا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک بلاک کو دوسرے پر رکھ رہا تھا۔ "سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ کسی کو اس شہر میں ضیاء سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے کچھ مت کرنا"۔
وہ فون تیزی سے نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھی کشمالا نے تعجب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جبرن مسکرا کر جلدی جلدی معذرت کرتا باہر کو بھاگا۔ اس سے مالک کو روکنا تھا۔ وہ قاتل نہیں تھا اور ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چین سکتا تھا۔